सपोज ये ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, अर्थ की ग्रेविटी ऑब्वियसली ऐसे नीचे एग्जिस्ट करती है जी, और मैंने ऐसे 4 ब्लॉक रख दिए। अगर मैं आपको एफबीडी बनाने को कहूं तो M1 पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी? एक M1G किसने लगाई? बाय अर्थ। ये हैबिट डेवलप कर लो थोड़े दिनों तक कि आप जब भी एफबीडी में कोई फोर्स दिखाएं तो साथ में लिख लें फोर्स किसने लगाई। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा किसने लगाई तो इसका मतलब आपको गलत फहमी हो रही है और ये फोर्स लगी नहीं रही होगी वहां पे। ठीक है, अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ये फोर्स किसने लगाई तो इसका मतलब यार आपने गलती से लगा दी, ये फोर्स एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी वहां पे। तो M1G बाय अर्थ। और बताओ M1 पे कौन सी फोर्स? ग्राउंड से M1 ग्राउंड के अगेंस्ट प्रेस हो रहा होगा। M1 पे ऐसे फोर्स लग रही होगी, इसको मैं N1 बोल देता हूं। किसने लगाई? बाय ग्राउंड। और कोई फोर्स M1 पे? ऊपर से बिना M1 पे M2 रखा हुआ है तो M2 M1 को नीचे प्रेस कर रहा होगा। N2 इज दी प्रेसिंग फोर्स बाय M2। M2 का एफबीडी बनाओ, कौन कौन सी फोर्सेस? सर M1 M2G। एक तो ऑब्वियसली इसका वेट अर्थ ने लगाई, और एक N1 लग रहा होगा ऊपर। N1 2 N2 लग रहा होगा। हाँ सर N2। N3 नीचे की तरफ। एक ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स N3। तो आपको लग रहा है M2 दबा हुआ है, कंप्रेस्ड फील कर रहा है? M1 भी दबा हुआ फील कर रहा है, नीचे से उसको ऊपर दबाया जा रहा है, ऊपर वाला उसको नीचे दबा रहा है। तो M1 इज इन ए स्टेट ऑफ कंप्रेशन, M2 इज ऑल्सो फीलिंग कंप्रेस्ड, है ना? व्हाट अबाउट M3? सेम। तो सिमिलर सी M4 में हालत नहीं होगा। M3 की भी होगी, और एक तो उस पे उसका वेट लग रहा होगा M3G, और एक उस पे ये फोर्स लग रही होगी। इस फोर्स की वैल्यू क्या लिखूं? N3, है ना? N3 होगा ना ये? यस सर। एक ऊपर से फोर्स लग रही होगी प्रेसिंग फोर्स, ये लगा रहा होगा N4। कौन लगा रहा है? M4 लगा रहा है, N4 नहीं M4। और अगर मैं M4 का एफबीडी बनाऊं तो उस पे ऐसी ही फोर्स ऊपर की तरफ, और M4G नीचे की तरफ। ठीक, क्लियर है ये? मैं थ्योरी बहुत बच्चों वाली पढ़ाता हूँ। हाँ सर, वो सर तो इतने दिन बाद लिखा इतना कुछ फिजिक्स आप में। क्वेश्चन उतने डेंजर देते हो। हाँ, क्वेश्चन अच्छे देता हूँ मैं, थ्योरी तो मैं बहुत एलिमेंट्री पढ़ाता अच्छे हूँ। नहीं होते सर, मतलब काफी ज्यादा, क्या बोले सर। अगर मैं यहाँ पे एक, यहाँ मैंने 4 ब्लॉक्स बनाए थे M1 M2 M3 4, इसकी जगह मैं एक कॉलम बना देता हूँ इतना बड़ा M मास का। ठीक है, ध्यान से समझना आप। अब M1 एज ए होल की बात करूं, उस पे Mg लग रहा होगा। कहां लग रहा होगा ये अभी सीखेंगे।
mg कहाँ लग रहा होगा, ये भी एक मुद्दा है डिस्कशन का। इन एडिशन टू mg, इस पे ऐसे एक नॉर्मल लग रहा होगा बाई ग्राउंड, है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात आप, मैं m को इमेजिनरी बाउंड्रीज से, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी बाउंड्रीज से ऐसे 4 सेगमेंट में डिवाइड कर देता हूं। ये वाली जो सेगमेंट है, या ये वाली सेगमेंट ज्यादा अच्छे से फील होगी आपको, क्या ये वाली जो सेगमेंट है जिसपे मैंने अब डबल शेडिंग की है, ये दबा हुआ महसूस कर रही है? इसके ऊपर वाला हिस्सा इसको नीचे दबा रहा है और इससे नीचे वाला हिस्सा उसको ऊपर को पुश कर रहा है। बोलो। हाँ सर। हाँ तो अगर मैं यहाँ पर 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखाता और वहां पे फोर्सेस दिखाता, m1 और m3 और m4 के बीच में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको n4 लिखा था, इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको हमने n3 लिखा था, इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको हमने n2 लिखा था, उसकी जगह मैं यहाँ पर एक फोर्स दिखा दूं n4, n3, n2। ये जो फोर्स है ये इंटरनल फोर्स कहलाएगी m की, ये m की इंटरनल फोर्स कहलाएगी। और यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो ब्लॉक है मेरा, ये जो मैंने कॉलम ग्राउंड पे खड़ा किया हुआ है, ये कॉलम जो है ये कंप्रेशन फील कर रहा, ये कॉलम कंप्रेशन फील कर रहा है। एंड द कंप्रेसिव फोर्स एट सेक्शन a dash is n4, the compressive force at the section bb dash is n3, the compressive section force at the section cc dash is n2। तो कंप्रेसिव फोर्स अगर आपसे किसी सेक्शन पे पूछी जाए, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता व्हाट इज द कंप्रेसिव फोर्स एट द सेक्शन ए डैश, तो ए डैश पे कंप्रेसिव फोर्स निकालने के लिए आपको, या फिर ए डैश और बी डैश के लिए आपको केवल इस शेडेड पार्ट का एफबीडी अलग से बनाना है। आप इस शेडेड पार्ट का एफबीडी अलग से बना सकते हैं। इसको आपने हाइपोथेटिकली सिस्टम से अलग करके दिखा दिया, और अब इस पे इधर से एक फोर्स लग रही होगी और इधर से एक फोर्स लग रही होगी। तो ये वाली फोर्स आपकी कंप्रेसिव फोर्स एट दी सेक्शन ए डैश हो गई, और ये आपकी कंप्रेसिव फोर्स एट दी सेक्शन बी डैश हो गई। तो जरूरी नहीं आपको डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स रख के दिए हो और उनके बीच की नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी हो, आपको एक कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट देके उसके अंदर इंटरनल फोर्स निकालने को बोला जा सकता, तो वो भी ऐसे निकल जाएगी, और ये कंप्रेसिव नेचर की है। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। दूसरी फोर्स की बात करते हैं, एंड दैट इज द टेंशन इन अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर रहे थे। अब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के साथ साथ मैंने आपको एक इंटरनल फोर्स समझाई, कंप्रेसिव फोर्स। ऐसी बात करते हैं टेंशन इन अ स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग हमारा एक फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट है, एंड इट इज यूज्ड एज अ ट्रांसमिशन एजेंट
to transmit forces तो टेंशन इन स्ट्रिंग का क्या मतलब है? तो मल्टीपल सिग्निफिकेंस है टेंशन इन स्ट्रिंग के। द फोर्स exerted by string on the objects connected to it. The force exerted by a string on the objects connected to it is called tension. The tension in the string also represents the internal tensile force acting between the elements of the string. टेंसाइल, ध्यान से टेंसाइल वर्ड यूज किया मैंने। जब मैंने वो पीछे अभी कॉलम रखा था ग्राउंड पे, तो उस कॉलम में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस पे जो इंटरनल फोर्सेस थी वो कैसी नेचर की थी? कंपैरेसिव नेचर की थी। तो यहां पे हम टेंसाइल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो एक रस्सी, जब मैं स्ट्रिंग वर्ड यूज करता हूं तो स्ट्रिंग एक फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट है। तो हमारा जो फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट है तो वो कंप्रेशन विथस्टैंड नहीं कर सकता, वो बेंड कर जाएगा। इन दोनों की जगह ज्यादा अच्छा बोलेंगे ना कि स्लैक कर जाएगा। इट कैन नॉट विथस्टैंड कंप्रेशन। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये एक फिक्स्ड सपोर्ट सीलिंग, इस सीलिंग से हमने एक रस्सी सस्पेंड की, और इस रस्सी से हमने एक कोई ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, वो नॉट बांधनी पड़ी होगी, वो नॉट मैं नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो बस ठीक है, ये ग्लूड लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये ऐसे करके। तो एक स्ट्रिंग है हमारे पास और इस स्ट्रिंग से हमने एक ब्लॉक अटैच किया हुआ है। तो आपको देखकर फीलिंग आ रही होगी कि ये स्ट्रिंग टेंशन में है, मतलब ये तनी हुई है, टॉट है। दिस इज अ टॉट स्ट्रिंग। तो हम ये बोलते हैं इट इज अंडर स्टेट ऑफ टेंशन। अब अगर मैं इस ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं, अगर मैं इस ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं तो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी इस पे? एक तो ओमनी प्रेजेंट फोर्स है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, mg। इन एडिशन ये स्ट्रिंग इसको अपवर्ड पुल कर रही होगी, इसको मैं T1 बोल देता हूं।
तो ये स्ट्रिंग का नाम लिख लेते हैं। तो ए बी हमारी स्ट्रिंग है। ए अपर एंड पे पॉइंट मान लिया, बी मैंने लोअर एंड पे। तो T1 कहलाएगी टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द एंड B1। ठीक है। अगर मैं इसे सीलिंग का एफबीडी बनाऊं, सीलिंग पे और भी फोर्सेस लग रही होंगी, हिडन फोर्सेस जिसके बारे में मुझे नहीं पता, बट अपेरेंटली एक फोर्स मेरे को दिख रही है, ये रस्सी उसको नीचे खींच रही होगी। इसको मैं T2 बोल देता हूं। एंड T2 इज द force exerted by the string, force exerted by the end A of the string on the ceiling। ये हो जाएगी हमारी टेंशन इन द स्ट्रिंग एट A। ये B पर था, B1 नहीं है, A। अगर ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन कहाँ है? स्ट्रिंग पे नीचे T1, क्या? स्ट्रिंग पे नीचे T1। हाँ, तो स्ट्रिंग का एफबीडी बनाएंगे तो उसमें दिखाई देगी अपने को, है ना। सर T2 T1 के बराबर ही नहीं होगा क्योंकि स्ट्रिंग तो मासलेस। चुप कर गया, पूरी बात बोल। स्ट्रिंग तो नहीं, क्या ये तो अभी मासलेस नहीं ली। मतलब मासलेस तो कोई चीज होती ही नहीं। मासलेस मतलब मास नहीं है तो है ही नहीं चीज वो। सर बहुत मजा आ रहा है सर। नेग्लिजिबल मास। नेग्लिजिबल मतलब किसके मुकाबले में नेग्लिजिबल? तेरे? अरे सर सब ब्लॉक के रिस्पेक्ट लॉक में। के। हाँ तो क्यों जरूरी है? मतलब तभी टांग सकते, नहीं तो टांग नहीं सकते। नहीं सर, ऐसा कुछ आइडियल स्ट्रिंग है सर। आइडियल क्या होता है? जो मजबूत हो, टूटे ना। नहीं, जो क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ, क्या क्या कह रहा है? जो क्वेश्चंस में आता है वो। जो क्वेश्चन में आता है वो ऐसे तो इतना डिफाइन होता क्वेश्चन है। देखेगा। तो बी पर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी T1। किसने लगाई? ब्लॉक ने लगाई। तो ये एक्शन और रिएक्शन हो गए। ब्लॉक, रस्सी ने ब्लॉक को ऊपर खींचा, ब्लॉक ने रस्सी को नीचे खींचा। तो ध्यान से समझ लें, रस्सी के इस एंड को कोई नीचे खींच रहा है, बी फ्री एंड ऑफ द रोप। फ्री एंड तो काय का है। तो रस्सी के एंड बी को कोई नीचे खींच रहा है, तो वहां पे जो फोर्स लग रही है वो उस पॉइंट की टेंशन हो गई। और रस्सी के एंड ए पे भी कोई ऊपर खींच रहा है उसको, सीलिंग, है ना। तो ये T2, तो ये एक्शन रिएक्शन हो गए और इधर से ये एक्शन रिएक्शन हो गए। ठीक। इसके अलावा रस्सी पे एज ए एक होल mg भी लगेगा वो। एक फोर्स लग रही हो सकती है mg। तो लेट अस से m इज द मास ऑफ दिस स्ट्रिंग। आप देखो बेटे, ध्यान से सुनना जरा, शुरू से यहां से पीछे से वापस आता हूं। मैंने 3 फोर्सेस के बारे में बता तक आपको, एक वेट, फिर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और फिर टेंशन। वेट के बारे में शुरू में लिख दिया, वेट कितना mg। मैग्नीट्यूड भी बता दिया, डायरेक्शन भी बता दी, राइट। उसके बाद नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। मैंने नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का नेचर समझाने की कोशिश की कि ये प्रेसिंग फोर्स है, और इसकी डायरेक्शन लिखनी सिखा दी आपको। मैग्नीट्यूड तो नहीं लिखना सिखाया। देयर इज नो डेफिनेट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नॉर्मल रिएक्शन। कोई फॉर्मूला नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं अभी उसके बारे में नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ये लगती कैसे है ना। ऐसी टेंशन, टेंशन में बता रहा हूँ लगती कैसे है, कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा कितनी होता है, वो करेंगे कैलकुलेट। वो तो न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ लगाएंगे तो निकालेंगे। फिलहाल तो हम फोर्सेस का एनालिसिस करना सीख रहे हैं कि फोर्सेस लगती कैसे है। ये ठीक है? यहां तक कोई डाउट? तो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट थी टेंशन के बारे में
force exerted by a string on the objects connected to it is called tension. इसके अलावा मैंने एक और स्टेटमेंट दी, टेंशन इन द स्ट्रिंग आल्सो रिप्रेजेंट्स द इंटरनल टेंसाइल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो मैं इस स्ट्रिंग में कोई एक बाउंड्री ले लेता हूं, कोई एक एलिमेंट ले लेता हूं, इतना दो सेक्शन ले लेता हूं, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। और अगर मैं इस एलिमेंट का एफबीडी बनाऊं तो इस एलिमेंट पे एक फोर्स इधर लग रही होगी टी वाई वाई डैश। कौन लगा रहा होगा ये? इससे नीचे वाली रोप। और एक फोर्स इधर लग रही होगी टी एक्स एक्स डैश। तो टी एक्स एक्स डैश इज द टेंसाइल फोर्स। वहां पे कंप्रेसिव फोर्स थी ना, मैंने ली थी। तो टी एक्स एक्स एस इज द टेंसाइल। ठीक है, देख रही है स्क्रीन? हाँ सर। So Tx dash is the tensile force at section x dash, and Ty dash is the tensile force at section y dash। तो ये भी टेंशन ही कहलाती है। ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको फोर्सेस के बारे में बात की थी आपसे, और हमने उसके अंदर 3 तरीके की बेसिक फोर्सेस हमने पढ़ी थी। एक वेट mg, दूसरा हमने नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को देखा था, और तीसरा हमने टेंशन इन स्ट्रिंग देखा था। ठीक है, तो इसी चीज के ऊपर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट सर्टेन एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड। स्क्रीन विजिबल है मेरी? ठीक है, इस सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा बदलाव है तो मुझे थोड़ा सा हाथ बैठने में टाइम लगेगा। एक हमारे पास हेमिस्फेरिकल सरफेस है, फिक्स्ड स्मूथ हेमिस्फेरिकल सरफेस। इसके ऊपर हमने एक रोप रखी हुई है। इस हेमिस्फेरिकल सरफेस का रेडियस मान लो आप r, and this hemispherical surface has a rope placed over it, and the rope is exactly of the same length as the circumference, यानी पाई r के बराबर। ठीक है, तो ये स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। और आपने अब इस रोप में मुझे किसी एक डिफरेंशियल एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना के उस पे लगने वाली फोर्सेस का एनालिसिस करके दिखाना है। मतलब आप इस रोप को बहुत सारे छोटे छोटे आर्क्स में डिवाइड कर सकते हो। तो आपने एक आर्क ले लेनी है, यहां से सपोज थीटा एंगल पे डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाली। इस आर्क का एफबीडी बना के इस पे लगने वाली फोर्सेस के बारे में बताओ आप जरा मेरे को।
किसका इंटरनेट कनेक्शन खराब है? सर नहीं, मैंने दूसरे वाले से कर लिया, हो गया दूसरे लॉगिन, तो एक रिमूव कर दिया। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है बिल्कुल? हाँ सर। हाँ सर। बढ़िया। कुणाल भी ब्लैंक हो गया है। सारी कर लो ब्लैंक, अपनी अपनी फोटो में तुमने कार्टून जैसी लगा रखी है, उनको हटा। सर वो तो ब्लैंक करना नहीं आता मेरे को तो। रोप का मास m, यूनिफॉर्म रोप है, तो मैं ये चाह रहा हूँ आप उस डिफरेंशियल एलिमेंट पे लगने वाली फोर्सेस बताएं मुझे, कौन कौन सी लग रही होंगी। बना लिया? तो हम थोड़ा सा मैग्नीफाइड लेते हैं उस थीटा एलिमेंट को। तो मैं ये डी थीटा वाला एलिमेंट थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ऑल्दो ये डी थीटा है तो ये एक पॉइंट मास के जैसा है, जबकि हम इसकी डायमेंशंस भी दिखा रहे हैं थोड़ी सी। और इसके ऊपर फोर्सेस का एनालिसिस मैं करना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस में एक इसका वेट लग रहा होगा mg, तो dm इंटू जी। और इसके अलावा इस पे फोर्सेस लग रही होंगी, तो इस पे ध्यान से देखना जरा, यहाँ पर टेंजेंट के लॉन्ग, लोकल टेंजेंट के लॉन्ग एक फोर्स लग रही होगी टेंशन की, और एक यहाँ पे लोकल टेंजेंट के लॉन्ग एक फोर्स लग रही होगी टेंशन की। लोकल टेंजेंट मतलब ये इस रेडियस के परपेंडिकुलर, और यहाँ पे इस रेडियस के परपेंडिकुलर। जो रोप की टेंशन है वो हमेशा लेंथ के लॉन्ग लगती है, यानी लोकल टेंजेंट के लॉन्ग लगती है। और भी कोई फोर्स लग रही होगी क्या? नॉर्मल। इसका एक नॉर्मल। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा इस हेमिस्फेरिकल सरफेस, है ना? जहां पे ये हेमिस्फेरिकल सरफेस को टच कर रहा है,
वहां पे इस पे एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा, वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आप यहां पर दिखा सकते हैं। और अब ध्यान से देखना जरा, सपोज ये इसकी टेंशन टी है, तो यहां से थीटा एंगल पे अगर मैं जो एलिमेंट ले रहा हूँ, सेक्शन ले रहा हूँ रोप का, ये वाला, यहाँ पे टेंशन अगर टी है तो थीटा प्लस डी थीटा पे जो सेक्शन है ये वाला, यहाँ पे टेंशन टी प्लस डी टी होगी इन जनरल। मुझे नहीं पता डी टी प्लस होगा माइनस होगा क्या होगा, लेकिन अगर मैं रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल पे टेंशन टी देख रहा हूं तो थीटा प्लस डी थीटा पे इन जनरल मैं उसको टी प्लस डी टी लिखूंगा। दीज आर दी फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। बोलो कोई दिक्कत इसमें? अब हम एक टेंजेंट और लोकल टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट के पैरेलल लाइन के लो या लोकल टेंजेंट ही के लो आप इसको, पॉइंट मास ये बिल्कुल सेंटर पे। तो ये जो लोकल टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर हम डीएन मानेंगे। वैसे तो डीएन एक्चुअली इस सारे पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बट इस सारे को मैं एक ऐसे सेंटर पे फोर्स से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो वो ठीक है क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा है इसलिए। तो ये डीएन है हमारा। ये एंगल कितना होगा? d theta by 2। कैसे? देखो ये क्योंकि वो एंगल डी थीटा बाय 2 है, ठीक है। अब ये जो टी है ये इस पहले रेडियस के परपेंडिकुलर है, ये वाले रेडियस के, जिसको मैंने थोड़ा थिक कर दिया। और ये वाली जो लाइन है ये इस रेडियस के परपेंडिकुलर है ना, तो एक इसके परपेंडिकुलर टी लग रहा है, और इससे डी थीटा बाय 2 पे एक लाइन है उसके परपेंडिकुलर एक मैंने और लाइन ड्रॉ की। तो अगर ये एंगल डी थीटा बाय 2 है तो ये भी डी थीटा बाय 2 होना चाहिए। बोलो। Similarly, this angle will also be d theta by 2. कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है? कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट। आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों की? कोई डाउट? फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एंगल थीटा। सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट द नेट फोर्स exerted by the rope on the hemispherical surface.
सर नेट फोर्स mg/2 पाई कितना बेकार है? कुछ नहीं सर, नेट फोर्स mg/2। mg/2 पाई बोल रहा था सर, लेकिन बहुत ही खत्ते लग रहा है मेरे को खुद को ही सर, तो जाने दो। अच्छा, मतलब तुम्हें उम्मीद नहीं आंसर ये कि आंसर mg जैसा है तो अच्छा लगेगा? mg जैसे तो लग रहा है, लेकिन वो बाय 2 पाई बहुत गंदा लग रहा है। mg/पाई जैसा आ रहा है, बट गंदा ही लग रहा है इसलिए पता है। चलो जी, कंपोनेंट्स बना लेते हैं। तो डीएम के 1 कंपोनेंट। मिनट और दोगे? हम्म 1 मिनट और दोगे सर? हाँ बिल्कुल दूंगा ना, 1 मिनट, मेरे पास बहुत समय है। ये हो गया 9:23 पे बोला था तूने, 9:24 हो गए। सर बहुत बुरे लिए सर। सर थोड़ा सा और टाइम दे दो। चल ठीक है, 9:25 तक इंतजार करता हूँ। ओके सर। सर फर्स्ट का mg/पाई sin थीटा ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, मुझे सेम आ रहा है। कौन है? सर मेरे को आ रहा है mg/पाई आ रहा है फर्स्ट। थीटा कौन है? थीटा एज अ थीटा ना थीटा निकाला है ना। थीटा तो शायद नहीं आएगा, साइन थीटा इसलिए आना चाहिए सर क्योंकि मतलब हमारा लेफ्ट और राइट में सेम रहना चाहिए, वो assumption थीटा तो गलत अंकल है। दिया है ना, तो टेंशन जी बाय में पाई साइन थीटा आ रहा ये है। दो, इधर सुन हाँ लो, हाँ, mg/पाई साइन थीटा सेम। वही सर। ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन चूज कर रहा हूं मैं, एक ये वाली जिसके अलोंग नॉर्मल लग रहा है मतलब, और एक उसका जो टेंजेंट है ये वाला। ठीक है, अब डायरेक्शंस के अलोंग फोर्सेस बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं रेडियल डायरेक्शन में फोर्सेस लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? dn इज इक्वल टू क्या? एक dm का रेडियली इनवर्ट कंपोनेंट आएगा, dm इंटू जी इंटू, बोलो कितना? तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम और बना देता हूँ। और ये थीटा था, और यहाँ पे एक पॉइंट मास लिया हुआ था मैंने जिसका dm ऐसे लग रहा था, dmg, राइट? तो dmg साइन थीटा, बोलो। और सर साइन थीटा प्लस डी थीटा बाई 2 नहीं होगा? साइन ऑफ थीटा प्लस डी थीटा बाई 2 ले लेते हैं, चलो आपकी पसंद के हिसाब से। ठीक। और टेंशन के भी कंपोनेंट्स आएंगे। इस टी का इधर कितना कंपोनेंट आएगा? टी कॉस ऑफ डी थीटा बाई 2, और अंदर की तरफ कितना आएगा रेडियल डायरेक्शन में? टी साइन ऑफ डी थीटा बाई 2। तो टी साइन ऑफ डी थीटा बाई 2 इस टेंशन की वजह से, और एक दूसरी टेंशन टी प्लस डी टी साइन ऑफ डी थीटा बाई 2, राइट? और टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या लिखूंगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन ये वाली हुई ना, इसमें लिखूंगा dm g cos ऑफ थीटा प्लस डी थीटा बाई 2।
प्लस टी कॉस ऑफ डी थीटा बाय 2 इज इक्वल टू टी प्लस डी टी कॉस ऑफ डी थीटा बाय 2। बोलो, कोई डाउट यहां तक? हाँ जी साहिल, अर्नब, ओम। थीटा बाय 2 को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। करेंगे ना, तो मैं तो कर रहा था, उसने करने नहीं दिए तो मैंने कहा तो ठीक है पहले किया तो छोटा हो जाएगा ना, मतलब। कोई बात नहीं, ध्यान से सोच के करते हैं। साइन ऑफ डी थीटा बाय 2 को डी थीटा बाय 2 लिख सकते हैं और कॉस ऑफ डी थीटा बाय 2 को 1 लिख सकते हैं। ये होती है ना स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। हाँ सर। ठीक है, तो ये लगाएंगे हम। तो डी एन इज इक्वल टू डी एम जी। अब थीटा के कंपैरिजन में डी थीटा बाय 2 छोटा है, तो आपको मैं इसको साइन थीटा लिख देता हूँ, और अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा तो मैं आपको अलग से लिख के दिखा देता हूँ। साइन ऑफ थीटा प्लस डी थीटा बाय 2 को लिखेंगे साइन थीटा कॉस ऑफ डी थीटा बाय 2, और क्या लिखूंगा, प्लस साइन ऑफ डी थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस डी थीटा बाय 2 आपका 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा। अब इसके कंपैरिजन में ये क्वांटिटी इग्नोर हो जाएगी, तो इसलिए इसको अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा लिख देता हूं। या बाद में इग्नोर कर देना, अभी और टर्म्स लिख लो पहले। आप और भी टर्म्स चाहो तो लिख लो, उसके बाद इग्नोर कर लेना। तो dn कितना आया, ऐसा करता हूँ, लिख देता हूँ। dn की वैल्यू है ये dmg इंटू ये वाला साइन ऑफ थीटा प्लस डी थीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी, साइन थीटा प्लस डी थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा, राइट, प्लस डी थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा। और एक टर्म आई टी साइन डी थीटा बाय 2, इसको मैं टी डी थीटा बाय 2 लिख देता हूं। दूसरी टर्म में टी प्लस डी टी इंटू डी थीटा बाय 2। ये हो जाएगा डीएम जी साइन थीटा प्लस डीएम डी थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा प्लस टी डी थीटा प्लस डी टी इंटू डी थीटा बाय 2। अब बोलो क्या क्या छोड़ दूं? सेकंड वाला। तो ये छोड़ दूं और ये छोड़ दूं, है ना। यस सर। So I'll get dn is equal to dm g sin theta plus t d theta। और दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये रही दूसरी इक्वेशन, इसको यूज करते हैं। करो जरा इसको सिंप्लीफाई, क्या बन रहा है ये? सर ये आखिरी में जाके बनता है आर डीएमजी cos थीटा इक्वल टू dt cos cos of d d थीटा theta by 2 को 1 पुट कर देता हूं। हाँ तो मेरे पास आया dm g cos of cos थीटा cos d थीटा बाय 2 cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया माइनस साइन थीटा साइन ऑफ d थीटा बाय 2, राइट। ये था वो, और एक थी t cos ऑफ d थीटा बाय 2 और दूसरी तरफ था t प्लस डी टी इंटू cos ऑफ d थीटा बाय 2, राइट। This is dmg cos theta into 1
माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई 2 प्लस टी कॉस ऑफ डी थीटा बाई 2, कॉस डी थीटा बाई 2 गया, और टी प्लस डी टी कॉस ऑफ डी थीटा बाई 2 में से टी प्लस डी टी बचा। अब मेरे पास आ गया डी एम जी कॉस थीटा माइनस डी एम जी साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डी टी। अब क्या करूं, ये छोड़ दो। सो डी टी की वैल्यू आ गई डी एम जी कॉस थीटा। डी एम को लिख सकता हूं एम बाय एल इंटू आर डी थीटा। एल पूरा का पूरा पाई आर के बराबर है, तो डीएम को लिख दिया एम बाय पाई आर इंटू आर डी थीटा इंटू जी इंटू कॉस थीटा। बोलो कोई डाउट किसी को स्टेप तक? यार सपोर्ट करते जाओ ताकि मैं सॉल्व करता जाऊं। नहीं, कोई डाउट नहीं है। नहीं डाउट नहीं सर, यही आया था। तो यहां से t आ जाएगा, dt का इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा m बाय पाई आर जी कॉस थीटा डी थीटा, राइट। और अगर मैं टेंशन की लिमिट्स लूं, थीटा की लिमिट्स लूं 0 से थीटा, तो ये 0 से t होगी। बोलो 0 से t होगी टेंशन की लिमिट। सर आर कैसे बच रहा है सर? आर पता नहीं कैसे बच रहा, कट गया होगा आर। हाँ सर, आर कट गया सर। टेंशन की लिमिट्स 0 से t ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आप बोल रहे हो ऐसे तो शायद लग रहा है, वो ऐसे तो नहीं थी। टी एंड पे टेंशन 0 होगी ना यार, वहां पे कोई रस्सी को खींच रहा है क्या? हाँ ठीक है। डायग्राम पे आए वापस। यहाँ पे टेंशन 0 होगी और यहाँ पर भी टेंशन 0 होगी, है ना? देयर इज नोबडी पुलिंग एट दिस एंड। सर चलो, तो यहाँ से टी आ गया, कितना आ गया? जी मैं पाई साइन पाई थीटा। साइन थीटा। यार उतने छोटे एंगल को स्टार्टिंग से छोड़ सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। हाँ सर, ये जल्दी से हो रहा है उससे तो। नहीं मतलब वो स्टार्टिंग से हमेशा छोड़ सकते हैं ना। डिफरेंस होगा तब नहीं नेगलेक्ट कर सकते ना बस। मतलब इनफैक्ट आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि मत छोड़ो सर। वो जब डिफरेंस होता है तब फिर बहुत हो जाता है ना। नेगलेक्ट करना है तो स्टार्टिंग में लेना ही चाहिए। मतलब मैं स्टार्टिंग में निगलेक्ट किया तो जल्दी से आ जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें वो गड़बड़ हो जाती है, बिकॉज आपको लग रहा है इग्नोर हो जाएगा और हो सकता है वो इग्नोर ना हो रहा हो। इसलिए मैंने उसको लिखना था थीटा प्लस डी थीटा, मैंने जानबूझ के थीटा लिखा था। मैं देखना चाह रहा था कि आप सोचते हो कि नहीं सोचते हो कि वो थीटा नहीं है। अगर तुम उसको एक्सेप्ट कर लेते ना तो मैं बोलता कि यार थीटा प्लस डी थीटा बाई 2 लेना चाहिए था। सर पर थीटा के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई 2 तो हम पहले से ही कर सकते थे, क्योंकि वो तो छोटी वैल्यू ही है। हाँ सर, उसमें जो उसके साथ ऐड हो रही हैं क्वांटिटीज वो फाइनाइट है, इसलिए वो डी थीटा बाई 2 छोटा हो सकता है। उसमें से कुछ ऐसा सब्ट्रैक्ट हो रहा होता कि वो साइन थीटा वाली टर्म कट जाती और केवल डी थीटा वाली बचती। यहाँ पे इसके साथ एडिशन में आ रही थी ना बाकी की टर्म्स, ये वाली। अगर इसके साथ सब्ट्रैक्शन में कुछ ऐसा आ रहा होता जिससे साइन थीटा वाली टर्म कट जाती तो फिर आपको लेना पड़ता ना। खैर वो पता चल जाता आपको, 0 आ जाता तो 0 तो आना नहीं चाहिए था, तो इसलिए आपको फिर आप सोचते कि यार इसका मतलब इग्नोर नहीं करना है। बट ठीक है, शुरू में थोड़े दिन आप मत करो, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कहाँ पर छोड़ सकते हैं कहाँ पर नहीं। चलो यहाँ तक कोई डाउट? अब निकाल के दिखाओ जरा वो फोर्स एक्सर्टेड बाय क्या था वो सेकंड पार्ट। सर 2mg by pi cos थीटा। सर mg आ गए। हाँ जी, 2mg by pi cos थीटा। थीटा कौन है यार?
4 4mg में आएगा सर। अच्छा सॉरी, तो मतलब वो एक सेकंड ऐसे फोर्सेस लग रही होंगी रोप द्वारा। सर 4 mg बताओ। सर सिर्फ एमजी आएगा क्या? मैं तो शुरू से चिल्ला रहा हूं कि एमजी नहीं लग रहा क्या आंसर? अच्छा ऐसे लग रही होंगी फोर्सेस। सुनो भाई लोगों जवाब दो। हाँ सर। ये वाली जो फोर्स है थीटा एंगल पे या थीटा प्लस डी थीटा बाय 2 पे जो भी थी, ये डीएन है। कितनी थी डीएन की वैल्यू? डीएम जी का प्लस कितनी थी डीएम जी साइन थीटा, सॉरी, प्लस टी डी थीटा। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द हेमिस्फेरिकल सरफेस, तो आप क्या इंटीग्रेशन ऑफ डीएन कर देंगे? डीएन साइन थीटा का करेंगे। हाँ, तो डीएन के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे ना। ये डीएन हाँ ऐसे सर। है, इसके कंपोनेंट होंगे, एक डीएन कॉस थीटा होगा और एक डीएन साइन थीटा होगा। तो डीएन कॉस थीटा का समेशन आप इंटीग्रेट करके देख लोगे तो भी जीरो आ जाएगा। अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि डीएन कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाने हैं सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट से। हाँ सर। बोलो। हाँ सर। तो एक्चुअली वो डीएन को इंटीग्रेट करके आ क्या रहा था? तो डीएन को इंटीग्रेट करना ही नहीं है ना यार, हाँ, नेट उसमें वो सम रहा था ना। निकालनी है ना। तो इट इज समेशन ऑफ डीएन साइन थीटा। आप बताओ 0 से पाई। तो डीएन की वैल्यू पुट करते हैं, डीएम जी साइन स्क्वायर थीटा 0 से पाई प्लस समेशन ऑफ टी, टी कितना है एम जी बाय पाई साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई। ऐसा ही है, डीएम जी साइन थीटा प्लस टी डी थीटा। टी की वैल्यू कितने निकाली थी, एम जी बाय पाई इंटू साइन थीटा, टी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। अब डीएम की वैल्यू पुट करूं, हाँ सर, डीएन की वैल्यू पुट कर देंगे तो ऐड हो जाता है, वो ट्वाइस हो जाता है। तो आंसर वही आएगा, mg आएगा। डीएम की वैल्यू पुट कर देते हैं एम बाय पाई आर इंटू आर डी थीटा इंटू जी साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रल 0 से पाई। सर वो mg का sin स्क्वायर थीटा डी कुछ नहीं आएगा? क्या ऊपर mg का sin स्क्वायर थीटा डी कुछ नहीं आएगा? टी डी थीटा था और इंटू साइन थीटा कर रहे थे। हम्म साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब एम तो अच्छे, तो वैल्यू पहले पुट करने से पहले इसको लिख लेते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं ना पहले, ज्यादा अच्छा रहता। इंटीग्रेशन ऑफ डी एन इज डी एम जी साइन थीटा प्लस टी की वैल्यू एम जी बाय पाई साइन थीटा होल इंटू डी थीटा। नहीं, ये डी एन की वैल्यू है, डी एन इंटू साइन थीटा का इंटीग्रल करना है 0 से पाई। और डीएम की वैल्यू पुट कर देते हैं तो एम बाय पाई आर इंटू आर डी थीटा इंटू जी साइन थीटा, और ये भी एम जी बाय पाई साइन थीटा और एक बाहर साइन थीटा। अच्छा इसमें एक डी थीटा भी था, अच्छा भी लग रहा था डी थीटा तो चाहिए, तो ये सिमिलर टर्म्स बन गई ना। एम यस जी सर। बाय पाई
2 mg बाय पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया 0 से पाई, राइट? क्यों? यस सर। तो साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, यानी इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा 0 से पाई डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये पाई/2 आएगा सॉल्व करके, तो mg आंसर आ गया। सर कॉस स्क्वायर थीटा की क्या होती है एवरेज? 1/2। 1 किसकी थी फिर एवरेज? किसी की नहीं थी। तो छोड़ो ना, तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आती क्या यार? साइन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या लिखते हो तुम? 1। और माइनस cos 2 थीटा लिखा है। हाँ, फिर तुम्हें इंटीग्रेशन आनी पड़ेगी क्या? mg आंसर आएगा ना यार। हाँ सर। पता नहीं mg बाय पाई 4mg बाय पाई कैसे कैसे बेहुदा आंसर बता रहे हो तुम लोग मुझे। अभी क्लियर है सभी को? हाँ सर। अब जरा ध्यान से सुनना। तो साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू एक पूरी साइकिल में या एक हाफ साइकिल में या क्वार्टर साइकिल में। क्वार्टर मतलब ये साइन थीटा का ग्राफ है ना, तो ये पार्ट और ये पार्ट सिमेट्रिक है, तो जो पूरे की एवरेज वैल्यू है वही इसकी भी होगी, और जो इसकी एवरेज वैल्यू वही इसकी भी होगी। तो 0 से पाई/4 चल, पाई/2 चल जाएगा, पाई/2 से पाई चल जाएगा, या 3 पाई/2 तक भी चल जाएगा, या 2 पाई तक भी चल जाएगा। ओके सर। ठीक है। यस सर। अब ध्यान से सुनना जरा। अगर मैं रोप का एफबीडी बनाता, हेमिस्फीयर की बजाय रोप एज ए होल का एफबीडी बनाता, इस पे ये सारे डीएन ऐसे लग रहे होते। क्यों भाई? बोलो। यस। और इसके अलावा रोप में जो टेंशन है वो तो इसकी इंटरनल फोर्स है ना, अंदर ही अंदर लग रही है एक दूसरे पे, बाहर से तो कोई नहीं लग रही। बाहर से और कौन सी फोर्स लग रही है इस रोप पे? mg, and this rope is in equilibrium, and if the rope is in equilibrium the net force on the rope must be 0। that means ये जो सारे dn है इनके वर्टिकल कंपोनेंट का समेशन कितना आना चाहिए, यानी कि dn वेक्टर का इंटीग्रेशन mg के बराबर आना चाहिए। तो ये तो शुरू में आपको फील आनी चाहिए थी कि यार ये फोर्सेस तो mg के बराबर आनी ही चाहिए। ठीक है। इक्विलिब्रियम में है ना, तो नेट फोर्स मस्ट बी 0। किसी को कोई डाउट? नहीं सर, आप एक बार बस ऊपर से दिखा सकते हो क्या सर? ये क्वेश्चन हाँ सर, क्वेश्चन नोट डाउन किया था सर, उससे आगे से। पहले मैंने आपको टास्क दी थी कि भैया डी थीटा सबटेंड करने वाले एलिमेंट का एफबीडी बना के दिखाओ। उसके बाद टी निकालना था और नेट फोर्स बाय द रोप ऑन द हेमिस्फेरिकल सरफेस निकालना था। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करूं? हाँ सर। तो मैंने रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखी और टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखी, और साथ में आपको बताया कि इसके लिए क्या कंडीशन होती है।
ठीक है सर। और नीचे भी देखना है कुछ कैलकुलेशंस? दिखा दो सर, मतलब मैंने गलत किया ना सर, इसलिए देखना था। बस सर, हो गया। हाँ सर, ये सब हो गया। और किसी को कुछ पूछना है? सभी को क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। चलो एक रिवीजन के लिए, तो यही एक स्मूथ हेमिस्फेरिकल सरफेस है मेरे पास, स्मूथ फिक्स हेमिस्फेरिकल सरफेस है, और इस फिक्स हेमिस्फेरिकल सरफेस पे मैंने एक रोप यहां से रखी, आधी सरकमफ्रेंस के बराबर है इसकी, 1/4 ऑफ दी सरकमफ्रेंस के बराबर है ये। इस रोप का मास m है और हेमिस्फेरिकल सरफेस का रेडियस r है। ये यहाँ पे रुकी रह सकती है क्या ऐसे? नहीं रह सकती ऑब्वियसली। तो रोक के रखने के लिए क्या करूं इसको? एक और रोप लगा दो साइड में। पुल कर दो वहां से। तो इसको यहां से बांधूं ऐसे। ये एक मासलेस रोप है, और ये एक मैसिव रोप है, और इसका मास m, ठीक है। तो फाइंड द टेंशन इन द मासलेस रोप and the force exerted by massive rope on the hemisphere. सर टी तो मुझे बता ही नहीं हुआ। हाँ, टेंशन तो mg पाई हुआ है। टेंशन पाए पाई होगा कैसे? पता ही है, साइन थीटा तो बस 0 से पाई कर दिया, 0 से पाई बाय 2। टेंशन हमने निकाली थी इनफैक्ट इस रूप में, थीटा एंगल पे टेंशन, थीटा एंगल पे टेंशन निकाली थी, mg साइन थीटा बाय पाई निकाली थी प्रीवियस क्वेश्चन में ना। तो यहां से किसी एंगल थीटा पे टेंशन कैलकुलेट की थी हमने। तो यहाँ पे जो टेंशन होगी ऑब्वियसली वो उतनी तो टेंशन होगी जितनी टेंशन से रोप इसको खींच रही होगी। तो टेंशन इन दी रोप इज दी टेंशन एट दी अपर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो अपर एंड पे थीटा π/2 होगा, तो थीटा को π/2 पुट कर देंगे, तो टेंशन का आंसर आ जाएगा mg/π। तो सेकंड पार्ट का आंसर तो आया बट बहुत अजीब आया। mg/π into 1 plus pi √1 plus pi square। तो एक फोर्स तो mg होगी डाउनवर्ड्स, और एक फोर्स होगी mg/π लेफ्टवर्ड्स। इन दोनों का रिजल्ट है।
डी वाई पाई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर अंडर रूट। ऐसे ही निकाला है? हाँ सर। तो बिल्कुल ठीक है। सभी को समझ में आता है सेकंड पार्ट? यस सर। रोप का एज ए होल एफबीडी बना लिया। अगर रोप का एज ए होल एफबीडी बना लेंगे तो इस पे एक यहाँ पे फोर्स लग रही है एम जी बाई पाई एक्सटर्नल, एक एक्सटर्नल फोर्सेस का वेट लग रहा है एम जी, और एक बहुत सारे डीएन फोर्सेस लग रही है। तो नेट फोर्सेस जीरो होनी चाहिए। तो इन डीएन फोर्सेस का रिजल्टेंट एक ऊपर आना चाहिए, एक इधर आना चाहिए। ये वाला रिजल्टेंट एमजी को बैलेंस कर रहा होगा और ये वाला रिजल्टेंट एमजी बाई पाई को बैलेंस कर रहा होगा। तो ये राइट वर्ड्स, हाँ ठीक है, लेफ्ट वर्ड्स ही आएगी ना, हमने हेमिस्फीयर पे पूछी है ना। ठीक, कोई डाउट किसी को? इस क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका, आसान तरीका मतलब आसान केवल उन्हीं के लिए जिनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो। टॉर्क मालूम है आप सभी को? टॉर्क हाँ सर। सेंटर ऑफ मास मालूम है? आर्किटिक का कहाँ होता है? नहीं सर। नहीं सर। सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास 2r/π पे होता है। तो अगर मैं, ये आपने बताया था वो बताया था सर आपने। हाँ पेपेस थ्योरम में बताया था ना। हाँ सर। तो अगर मैं इस हेमिस्फीयर के ऊपर रखी हुई रोप के ऊपर लगने वाले फोर्सेस की बात करूं तो इस पे एक फोर्स इधर लग रही है टी, एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, और एक फोर्स लग रही है एमजी, और एमजी लग रही होगी इसके सेंटर ऑफ मास पे। ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा थोड़े दिनों में कि एमजी सेंटर ऑफ मास पे लगता है, और इसका ये वाला डिस्टेंस भी 2r/π होता है, और ये वाला डिस्टेंस भी 2r/π होता है। सर एमजी सेंटर ऑफ मास पे लगती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगती है? हाँ ठीक है, ज्यादा अच्छा वर्ड यही है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगती है। और इसके अलावा जो इस पे फोर्सेस लग रही होंगी वो सारी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस लग रही होंगी। ये जितनी भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं ये नॉर्मल के लॉन्ग होगी, मतलब रेडियल डायरेक्शन में होगी, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इस रोप के इक्विलिब्रियम के लिए पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क निकाल के जीरो कर दूं तो टेंशन का टॉर्क होगा टी इंटू आर एंटी क्लॉकवाइज, और mg का टॉर्क होगा mg इंटू 2r/π। तो टेंशन आ जाएगी 2mg/π। तो हमारा आंसर गलत हो गया पिछला। तो क्यों गलत हो गया? mg का बाई 2 भी होगा ना? नहीं सर। हाँ सर, मुझे 2mg लग रहा था हाँ 2mg इसलिए लग रहा क्योंकि था, पहले वाले में हम लोग ने वाले एग्जाम्पल m में पूरा m लिया पूरी था रोप ना। का मास था, हाँ वही सर, आधी इसका रोप का मास m में। वो सर शुरुआत से ही गलत लग रहा था, हाँ लेकिन सर, मुझे वही 2mg आ रहा था क्योंकि सर क्यों क्यों? यार वो जो टेंशन mg साइन थीटा बाय पाई लिखी थी उसमें m पूरी रोप का मास था ना, इसमें आधी रोप का मास m में। तो सेकंड पार्ट भी गलत हो गया। ऑब्वियसली 2 बार आएगा ये। सर को याद कर लेना चाहिए ना कि मतलब किसी एक स्पेसिफिक एंगल थीटा पे mg sin थीटा बाय पाई लगता है। इस रिजल्ट को याद कर लेना चाहिए ना कि किसी एक स्पेसिफिक एंगल थीटा पे mg sin थीटा बाय पाई लगता है। गलत हो जा रहा हूँ उससे तो, याद करने से। m तो पूरी रोप का मास है। नहीं सर, मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो हमारा रिजल्ट था कि mg sin थीटा बाय mg पाई बाय वो जो लगता है mg बाय पाई sin थीटा लगता है किसी भी स्पेसिफिक एंगल थीटा पे, उसको याद कर लेना चाहिए ना, मतलब इसमें हम लोग सही से लायक चीज है ये। नहीं है।
सर ऐसा मतलब ऐसा बोल रहे थे, लग रहा था वही आंसर है mg by pi। अब तुम सबने निकाल लिया तो मैंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, फिर मैंने कहा चलो सर मैंने तो बोला ही नहीं सर। सर लेकिन साहिल द ग्रेट की बात भी गलत नहीं होती सर। क्या एक्चुअली तुम लोगों ने सोचा यार मतलब ठीक है अभी तो आंसर निकाला वही डेटा यूज कर लेते हैं, आप ये नहीं सोच रहे कि यार क्वेश्चन बदल गया, रोप अलग है मास अलग है। एनीवेज तो ये 2 mg/pi आएगा और ये mg और 2 mg/pi का रिजल्टेंट, तो ऐसा आंसर है इसका। चलो क्लियर है सभी को? हाँ सर। एक बार नीचे कर दो। चलें आगे। सर सर एक मिनट सर, मैं आज लिख रहा था सर, तो एक मिनट। हाँ सर ठीक है, जा सकते हैं सर। सपोज ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m1, और ये सरफेस आगे जाके ऐसे एक कर्व्ड पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे, और इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे इस ब्लॉक को रखा मैंने और इसके साथ एक रोप कनेक्ट की। लाइट रोप है, लाइट रोप का मतलब है रोप का मास नेग्लिजिबल मान लो आप। ये रोप यहाँ से ऐसे पास होके आई और यहाँ से ऐसे इससे एक और ब्लॉक सस्पेंड कर दिया मैंने, एंड लेट अस कॉल दिस एज m2। ठीक है, तो ये नीचे जाएगा, ये इधर जाएगा। आपको कैलकुलेट करना है फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द सरफेस ओवर विच इट passes। Find the force exerted by the rope on the surface over which it passes। सर मतलब सरफेस के कर्वेचर के बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं पड़ेगी। रोप मासलेस है ना? हाँ जी, रोप मासलेस है। सर √2 m1 m2 g by m1 plus m2। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है, मैं आपको कुछ चीजें एलिमेंट्री तरीके से सोचनी सिखाना चाहता हूँ, तो फोकस ऑन दोज थिंग्स। ठीक है, सुनेंगे ध्यान से। m1 पे m1g लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा n1। m2 पे
M2G लग रहा होगा, और कौन सी फोर्स लग रही होगी M2 पे? एक T2 फोर्स लग रही होगी, किसने लगाई? रोप ने। और M1 पे एक T1 फोर्स इधर लग रही होगी, किसने लगाई? रोप ने। और M2 नीचे जा रहा होगा A2 एक्सेलरेशन से, और M1 राइट साइड की तरफ जा रहा होगा A1 एक्सेलरेशन से। इन जनरल मेरे को ये पिक्चर दिखाई देती है। ठीक, अब अगर मैं M2 के बारे में सोचूं तो M2 डाउनवर्ड जा रहा है, और M2 के लिए अगर मैं न्यूटन से सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखूंगा तो मैं न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखूंगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये इक्वेशन लिखने के लिए आप एक डायरेक्शन को प्लस लें, आई प्रेफर कि आप एक्सेलरेशन वाले डायरेक्शन को प्लस ले लें, और आप लिखें M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2 इंटू ए। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज A2। अगर आप M1 की बात करें तो M1 में इधर को प्लस ले लें जिधर को एक्सेलरेट कर रहा है, और इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे आप, तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे M1G सॉरी इसके लिए लिखेंगे T1 इज इक्वल टू M1 इंटू A1। सो दिस इज वन इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ हाउ मेनी अननोन्स यू हैव? आपको T1 नहीं मालूम, T2 नहीं मालूम, A1 नहीं मालूम, और A2 नहीं मालूम। तो यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन। दो इक्वेशन से चार अननोन तो नहीं सॉल्व हो सकते। हाँ, M1 के लिए एक और इक्वेशन लिख सकते हैं कि N1 M1G के बराबर होगा, है ना? तो जिसकी मुझे जरूरत है नहीं कोई लंबी चौड़ी, चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान से समझेंगे, इस रोप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी रहेगी जिसके बारे में मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं, मुझे बताना चाहिए था। तो यहाँ पे आपको बोला रहेगा, एक तो ये बोला कि रोप इज लाइट, रोप इज लाइट। रोप इज लाइट का मतलब है रोप का मास इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा ऐसा भी बता रहेगा दैट रोप इज इनएक्सटेंसिबल। तो मतलब सीधा बस ऐसा आइडियल बोल सकते हैं ना। ठीक है, अब आप उसको आइडियल बोल दो। तो रोप इज लाइट एंड रोप इज इनएक्सटेंसिबल। कुछ लोग इसको बोल देते हैं आइडियल रोप है। मतलब आइडियल रोप क्या होते हैं मुझे पता नहीं, मतलब आइडियलाइज करने के लिए आइडियल डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना, व्हाट डू वी मीन बाय आइडियल। ठीक है, यूजुअली इसी को आइडियल बोल देते हैं। तो रोप इज लाइट एंड रोप इज इनएक्सटेंसिबल। तो रोप के इनएक्सटेंसिबल होने से क्या पता चलता है? A1 equal to क्या? A1 equals to A2। A1 इज इक्वल टू A2। तो रोप के इनएक्सटेंसिबल होने से अपने को पता चल रहा है कि A1 और A2 बराबर आने चाहिए। M2 अगर डाउन जाएगा सर्टेन अमाउंट से तो M1 को उतने ही अमाउंट से राइट की तरफ जाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक इक्वेशन। दूसरा, अगर रोप लाइट है तो क्या होगा? अगर रोप लाइट है तो हाँ जी क्या होगा? A1 equal to T2। क्या सीधे रोप इज इक्वल टू लाइट से आप ये कंक्लूड कर पाएंगे कि T1 T2 के बराबर होगा, या और भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए? अगर मैं रोप के वर्टिकल पार्ट का एफबीडी बनाऊं, द वर्टिकल सेगमेंट ऑफ द रोप, तो उस पे यहाँ पे T2 फोर्स लग रही है, किसने लगाई है? ब्लॉक ने, M2 ने। और इसका मास 0 है, तो अगर इसका मास 0 है Net force 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स मस्ट बी 0।
और नेट फोर्स 0 तब होगी जब इस पे यहाँ पर भी सेम फोर्स लग रही होगी T2। तो वर्टिकल पार्ट में सब जगह पे टेंशन सेम आएगी अगर रोप का मास 0 है तो। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द रोप में अगर इस पे इधर T1 फोर्स लग रही है, किसने लगाई थी ये? M1 ने, और इसका मास 0 है, तो इस पे इधर भी T1 लग रही होनी चाहिए। ये T1 किसने लगाई है इस पे? इसके आगे वाले रोप के हिस्से ने, और ये T2 इसके ऊपर वाले रोप के हिस्से ने। उसका एफबीडी बनाते हैं। कहाँ है वो छोटा सा हिस्सा? वो कुछ ऐसा है। क्यों? तो सीधा ऐसे बोल सकते हैं, अगर किसी भी पॉइंट पे टेंशन चेंज हो रहा है तो फिर वो मासलेस नहीं रहा, तो मतलब हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा नहीं, लेफ्ट और राइट। हाँ, लेफ्ट वाले सेगमेंट में सेपरेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि मासलेस है तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा, राइट वाले बोल सकता हूँ। लेकिन ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है इसमें इतनी आसानी से कंक्लूड नहीं कर सकता। इस कर्व्ड वाले पार्ट में यहाँ पे टेंशन T2 लग रहा है, यहाँ पे टेंशन T1 लग रहा है, और भी कोई फोर्सेस लग रही हैं। तो अगर इसका कोई छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट बनाऊं तो उस पे एक DN ऐसे लग रहा होगा, है ना, और एक टेंशन ऐसे लग रही होगी, एक टेंशन ऐसे लग रही होगी। और टेंजेंट के लॉन्ग कोई और फोर्स आ रही होगी क्या? बोलो, इस टेंजेंट के लॉन्ग नहीं, नहीं आ रही होगी ना? क्यों नहीं आ रही होगी? मासलेस। एंड एक तो मासलेस होने की वजह से कोई फोर्स नहीं आ रही होगी, और दूसरा ये स्मूथ सरफेस से पास कर रही है। अगर ये सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, सो देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस, और इस वजह से इसमें टेंशन वेरी नहीं कर रही होगी, और यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि T1 T2 के बराबर होगा। तो खाली मासलेस रोप होने से ये जरूरी नहीं है कि टेंशन 0 होगी। अगर वो, आप ऐसे समझो, रोप में टेंशन वेरी नहीं करेगी अगर रोप की लेंथ के अलोंग और कोई फोर्स नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो ये याद रखना ज्यादा बेटर है बजाय ये याद रखने के कि मासलेस रोप में टेंशन सभी जगह सेम होती है। क्या बोला मैंने? इसे अगर रोप के उसके अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रही होगी तो रोप में टेंशन तो सेम अगर रहेगी। रोप की लेंथ के अलोंग कोई और फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली रोप में टेंशन dt 0 होगा, है ना। चेंज इन टेंशन 0 होगा एज यू मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द रोप। Now along the length of the rope there could be a component of gravity, along the length of the rope there could be a component of force of friction, or there could be some external agent which is applying force along the। आपने रस्सी को पकड़ा मुट्ठी में अपनी और खींचना शुरू कर दिया तो आपने रोप की लेंथ के लॉन्ग फोर्स लगानी शुरू कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल एक रस्सी है, सर किसी स्पेशल केस में अगर रोप में मास है और उसकी लेंथ लॉन्ग फोर्स नहीं लग रही है तो उसमें भी टेंशन सेम ही होगा। हो सकता है अगर हॉरिजॉन्टल हो रही है तो, वर्टिकल रोप में ऐसा नहीं होगा। ठीक है सर। मान लो ये एक मासलेस रोप है, ठीक है, मासलेस रोप है और इसके नीचे एक ब्लॉक सस्पेंड किया हुआ है। तो अगर ये बस ऐसे मासलेस रोप पर ब्लॉक सस्पेंड किया हुआ तो टेंशन एट ऑल पॉइंट्स इन द रोप विल बी mg, राइट। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे पकड़ ले इस रोप को, आपने इसको यहाँ पे अपनी फिस्ट में मुट्ठी में पकड़ा और आपने यहाँ से इसको नीचे पुल करना शुरू कर दिया एक फोर्स F से, तो अब इसके डिफरेंट सेक्शंस बना लो आप, ये वाला अलग
और ये वाला अलग, तो ये एक डिफरेंट सेगमेंट की तरह बिहेव करेगा। तो दिस सेगमेंट 1 एंड द सेगमेंट 2 विल हैव डिफरेंट टेंशंस। ठीक है, तो मैंने जो आपको शीट दी थी इसमें एक क्वेश्चन था जिसमें एक रोप में एक रिंग डाली हुई है और वो रिंग रोप में फ्रीली स्लाइड कर सकती है। तो अगर वो रिंग रोप में फ्रीली स्लाइड कर सकती है तो इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अगर रोप के साथ कनेक्शंस हैं, जैसे रोप यहाँ पे सरफेस से पास कर रही थी, या आपने ऐसे क्वेश्चंस शायद देखे हो कभी, रोप पुलीज के ऊपर से पास करती है, तो अगर रोप पुलीज के ऊपर से पास करती है और पुलीज स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, तो वो रोप की लेंथ के लॉन्ग उस पर कोई फोर्स नहीं लगाती है। तो उस केस में रोप में टेंशन सभी जगह पे सेम रहती है। ठीक है, कोई डाउट? So now I have T1 is equal to T2 and A1 is equal to A2। तो मैं अब इन दोनों इक्वेशंस को जल्दी से सॉल्व कर सकता हूँ और मेरी इक्वेशंस बन जाएंगी M2G माइनस T is equal to M2A और T is equal to M1A। If I add them up, I will get M2G is equal to M2 plus M1 into A। तो A की वैल्यू आ जाएगी M2G बाय M1 प्लस M2, टेंशन की वैल्यू M1A, तो M1 इंटू M2G बाय M1 प्लस M2। अब मेरे से पूछा जा रहा था कि ये रोप इस सरफेस पे कितनी फोर्स लगा रही है, तो उसके लिए मैं रोप का एफडी बना लेता हूँ, सरफेस का नहीं बना रहा, रोप का एफडी बना लेता हूँ। रोप पे एक टी इधर लग रहा है, एक टी इधर लग रहा है, और इसके अलावा रोप पे बहुत सारे डीएन ऐसे लग रहे हैं। तो इन सारे डीएन का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ जाएगा जिसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, ऑब्वियसली दोनों टी और टी होंगे, तो ये कंपोनेंट T√2 होगा। सो द फोर्स विल बी M1 M2 G √2 बाय M1 प्लस M2।